हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और इसके अलावा कुछ अदर कंसेप्ट्स। लेकिन ये मैं पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा ये चैप्टर, जैसे कि मैंने सर्कुलर फ्लो का किया था। तो बस आपको पहले पार्ट में क्या मिलने वाला है, एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या क्या और कंसेप्ट्स आते हैं और कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, या फिर इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सभी बातें आज हम करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी नोट्स इसके अलावा चाहिए या यही नोट्स पीडीएफ के वे में चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो उस चैनल का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहले हमें पता करना होगा कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एज अ होल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में आप कह सकते हो कि जितनी डिमांड हमने सभी गुड्स एंड सर्विसेज की है वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। एक इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर द्वारा क्या डिमांड की गई है वो होती है मतलब वो होती है अकेली डिमांड, एक इंडिविजुअल डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड किसे कहेंगे, जो पूरी इकोनॉमी में चल रही है एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो सारी डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इतना तो आपको फ़र्क पता ही है। अब इसके अलावा मेन चीज़ इसमें क्या आती है कि दो कंसेप्ट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के जो इस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। एक होता है जनरल फ्रेमवर्क मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और एक होता है केनीजियन फ्रेमवर्क। अब ये जो जनरल फ्रेमवर्क है इसे हम क्लासिकल फ्रेमवर्क यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से इसे भी हम क्या कहते हैं, दैट इज जनरल फ्रेमवर्क को क्लासिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। अब ये क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे आज। तो जनरल फ्रेमवर्क जब भी वर्ड आता है ना तो इसे रिलेट करना है रिलेटेड टू द प्राइस। डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या होता है, दैट इज नेगेटिव। सो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इन जनरल फ्रेमवर्क का मतलब वही होता है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका क्या रिलेशन है उनके प्राइसेस के साथ, एक जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस के साथ। मतलब एक जनरल प्राइस लेवल जो कि पूरी इकोनॉमी में चल रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है। फिर आता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, मैंने पहले बता दिया। तो जनरल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, जैसे जैसे डिमांड मतलब कम होगी, प्राइसेस मतलब कम होने का कारण क्या है, प्राइसेस का बढ़ना, और प्राइसेस कम होने का मतलब क्या है, डिमांड का बढ़ना। ये तो आपको पता ही है नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब। अब इसमें और चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि डायग्राम है। अब डायग्राम आपको क्लियर करना होगा। डायग्राम क्या कहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही हैं डिमांड बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप और देयर इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। तो इस तरीके से आपको नीचे दिख रहा होगा कि कैसे प्राइस लेवल के बेस पे जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड जाती ही है। तो ऐसे ही जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, और वही एक्सप्लेनेशन आपको है जो ऊपर मैंने अभी बताई है। तो इस तरीके से आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली नोट्स में। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान नोट्स हैं। अब ये तो जनरल प्राइस लेवल हो गया। इसके अलावा अब आता है किनीजियन। किनीजियन किसके साथ रिलेशन जोड़ता है, इट इज़ रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब इनकम लेवल। अब इनकम के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है ये बताएगा कौन, किनीजियन फ्रेमवर्क। या ये कहता है कि ज़्यादातर डिमांड का रिलेशन किसके साथ जोड़ना चाहिए, हमें इनकम के साथ जोड़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इनकम कम हो जाती है वैसे वैसे डिमांड भी कम हो जाती है। तो क्या कहलाएंगे हम इसे, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एम्प्लॉयमेंट लेवल और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन आपके सामने बना हुआ है डायग्राम। सीधी ऊपर लाइन जाएगी लेकिन ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हुई, ऐसा क्यों। कभी इनकम ज़ीरो होती देखी है या कभी एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो होती देखी है। एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो हो सकती है लेकिन जब प्राइजेज हों तब। लेकिन जब इनकम लेवल आता है ना तो इनकम, आप कह सकते हो कि इनकम जो है वो
तब तक थोड़ी सी भी रहेगी जब तक बेसिक नेसेसिटीज़ आपको ज़रूरी हैं। यानी इतना तो हमारे पास है ही कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने ही करेंगे। कईयों के पास ऐसा बेशक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो इसलिए वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए तो हमें क्या करना होगा, डिमांड करनी ही होगी। तो डिमांड कैन नेवर बी ज़ीरो इन सम केसेस। तो इसलिए वो क्या हम कह सकते हैं, दैट इज़ प्राइजेज, मतलब इनकम चाहे कोई भी हो, हमें क्या करना होगा, डिमांड करनी ही होगी बेसिक नीड्स की, अपने इम्पॉर्टेंट नीड्स की। चलो ये तो मेन चीज़ थी। इसके अलावा अब ये ध्यान से देखना है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, वो थी डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए बस दोनों में यही फ़र्क है कि प्राइजेस के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी इनकम के साथ पॉजिटिव स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है जी, वही चीज़ आपके सामने एक्सप्लेनेशन के वे में बता दी गई है नीचे, जो हमने ऊपर अभी बात की है। हो जाएगा इजी। चलिए अब हमारे पास मैंने कहा था कंपोनेंट्स आएंगे। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा नेट एक्सपोर्ट। पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन मतलब किसी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। ठीक है, अब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर किसी भी द्वारा, यानी क्या कहा गया है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पीपल ऑन द कंजप्शन, मतलब कोई भी पीपल ले लिए इसमें, मतलब जब एक पीपल ने या कुछ पीपल्स ने क्या किया, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया और उसके ऊपर खर्चा किया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद, वो क्या कहलाता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ज़्यादातर इसमें हम बात करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके साथ रिलेट करता है, इनकम के साथ। और जब इसे इनकम के साथ रिलेट कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो इसलिए इसे कंजप्शन फंक्शन हम आगे एक डिटेल में टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ नाम चेंज कर देना है कि पीपल के बजाय जब गवर्नमेंट कोई गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर जो वो क्या करती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर इंकर्ड करती है, वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो लेती है वो हमें उसके बदले पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड वर्क हो गया, इरिगेशन सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेती है और उसके बदले खर्चा करती है, और उस खर्चे को हम नाम दे देते हैं गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, बात आती है तीसरा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के स्टॉक में इंक्रीज होना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, इन सब के बीच में क्या होना, इंक्रीज होना, क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। तो सिंपल सा है, इसका भी जो कंसेप्ट है वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, इसमें डिटेल बताई गई है थोड़ी सी कि आप इंपोर्ट्स, मतलब जब आप एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर देते हो तो वो बन जाता है नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हम इंपोर्ट माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की कंट्रियों द्वारा, मतलब बाहर की कंट्रियों से हमने कोई डिमांड करी है, तो हमने जो डिमांड करी है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि हम निकालने क्या वाले हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स निकालने वाले हैं, तो जिसमें हमने डिमांड करी है बाहर से वो नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाहर वालों ने करी है, यानी हमने एक्सपोर्ट किया है, वही इसमें आएंगे। तो इसलिए इंपोर्ट्स इसमें माइनस कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। मैंने ऑलरेडी वैसे बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है जी, अब ये होता क्या है, देखिए ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि कंजप्शन का ज़्यादातर रिलेशन किसके साथ होता है, बहुत सारे फैक्टर्स के डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इट क्लियर दैट इंक्रीज इन कंजप्शन इज़ लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इनकम जितनी बढ़ेगी कंजप्शन उतनी नहीं बढ़ सकती। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये की मैं कंजप्शन कर लूँगा, जी नहीं। 100 से मैं 50 की करूँगा, 60 की कर सकता हूँ, 70 की कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ ना कुछ तो हम बचा के रखते ही हैं, इसलिए उतना इंक्रीज कंजप्शन में नहीं होगा जितना हमारे इनकम में है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि केनेजियन ने इसे कुछ एक कह सकते हैं एक इक्वेशन के साथ रिलेट किया है। वो कहता है ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय इनकम। ये सारी इक्वेशन किसके बराबर होती है, कंजप्शन के बराबर होती है। अब ये सब चीज़ें केनेजियन ने तो कह दी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इन केस
ये क्लियर कर दिया जाए कि इनकम ज़ीरो है, ऑटोमेटिकली मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कंजप्शन किसके इक्वल मानी जाएगी, इनकम के इक्वल यानी मानी जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि इन लॉन्ग पीरियड कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम ओनली। वो सिर्फ इनकम का ही मेन क्या है, दैट इज कॉल्ड एक फंक्शन है, उसके अलावा किसी और चीज़ का नहीं। इसीलिए वो कहता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एज द इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन के ऊपर खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन कंजप्शन के ऊपर खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हम उतनी कंजप्शन नहीं कर सकते जितनी हमारी इनकम है। तो ये हमारे पास डायग्राम होता है। तो ये डायग्रामेटिकली जो चीज़ है ना, ये ध्यान से एक बार अपने माइंड में बिठा लो। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अब आगे बढ़ाने वाला हूँ। वो क्या कहते हैं ये देखिए, वो ये कहता है डायग्राम, ध्यान से देखना है नीचे, कि सी सी इज़ द कंजप्शन कर्व विच ऑलवेज राइज। हो रही है राइज, बिल्कुल हो रही है। अपवर्ड की ओर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। और उसने एक कट किया है किसको, जेड आप देख रहे हो, जेड इज़ द इनकम कर्व। एक इनकम कर्व है जिसको कंजप्शन कर्व ने कट किया है, और जिस पॉइंट पे कट किया है वो बन जाता है सी इज इक्वल टू वाई, यानी कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। और कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। अब बात आती है यहाँ पे कि जो इससे पहले वाला पॉइंट था, यानी जब तक कट नहीं हुआ था तब तक के पॉइंट में जो सेविंग थी वो नेगेटिव चल रही थी, यानी हम कोई सेविंग नहीं करते थे। ठीक है, उसमें इनकम ज़्यादा थी, कंजप्शन कम थे। लेकिन जब कंजप्शन ने कट कर दिया, कंजप्शन कम इंक्रीज होने लग गई। पहले कंजप्शन ज़्यादा थी, इनकम कम थी, हम सेविंग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कट करके हम बाहर गए तो उसके बाद वाला पीरियड क्या बन गया, सेविंग पॉजिटिव बन गई। इसका मतलब क्या है, हम सेविंग करने लग गए, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ गई, हमने कंजप्शन कम कर दी। इसका मतलब जो बच गया पैसा था वो कहाँ जा रहा था, सेविंग्स में जा रहा था। तो बस यही बात है, इसके अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा डायग्रामेटिकली मैंने आपको साथ में एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा दिया। कोई प्रॉब्लम है आप पढ़ के देख सकते हो। कोई और चीज़ पूछनी है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा। वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स खुला है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर आके मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।